रास्ता चुनने जा रहे हैं। राजा एलियो, मैं कजिया साम्राज्य के राजा एलियो दुविधा में थे। जियान को अपनी जान लेते देखकर वह डर गए। अभी एलियो के पैर कांप रहे थे। उसका दिमाग खराब था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मैं जियान की तरह अपनी जान लेने के लिए पर्याप्त बहादुर नहीं हूं। मैं अभी मरना नहीं चाहता। मैं अपना राज्य नहीं खोना चाहता। फिर भी मेरे पास दो ही विकल्प हैं, या तो मैं अपनी जान ले लूं या वासु के हाथों कष्ट सहूं। एलियो चाहे जितना भी सोचे, लेकिन मौत की अवधारणा उसे डराती थी। डर लगता था। मैं आत्मसमर्पण करता हूं। एलियो ने अपना सिर नीचे किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। वासु ने 1 मिनट तक एलियो की प्रतिक्रिया देखी। एलियो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब से तुम मेरे गुलाम बन जाओगे। तुम अपनी बाकी की जिंदगी सोने की खदान में काम करते हुए बिताओगे। एलियो का एक हिस्सा इस बात से राहत महसूस कर रहा था कि वासु ने उसे तुरंत नहीं मारा। एलियो को इस दुनिया में किसी भी अन्य सजा से ज्यादा मौत का डर था। एलियो सम्राट से एक साधारण गुलाम बन गया था, जो अपनी बाकी की जिंदगी खदानों में काम करने जा रहा था। हेनरी आगे बढ़ा और एलियो के गले में एक गुलाम का कॉलर डाल दिया। जब एलियो को पकड़ा गया तो उसकी साधना पहले ही अपंग हो चुकी थी। फिर हेनरी ने एलियो द्वारा पहनी गई स्टोरेज रिंग को निकाल लिया। ऐसा करते समय उसने जियान के मृत शरीर से स्टोरेज रिंग भी निकाल ली। हेनरी ने विकास को 2 स्टोरेज रिंग दिए। प्रधानमंत्री सम्राट की दोनों स्टोरेज रिंग में सब कुछ डालने जा रहे थे। कोई उसे ले जाए। 2 ड्रैगनियन जल्द ही एलियो को खींच कर ले गए। जहां तक उसके परिवार के साथ क्या होने वाला था, एलियो को इसकी परवाह नहीं थी। जियान के विपरीत, जो अपने परिवार से प्यार करता था, एलियो कभी भी अपने परिवार के इतने करीब नहीं था। वासु ने आदेश देने से पहले जियान के मृत शरीर पर नजर डाली। जियान के परिवार को लाओ। एक ड्रैगनियन ने अपना सिर हिलाया और फिर सिंहासन कक्ष से बाहर चला गया। महाराज, हमें एलियो के परिवार के साथ क्या करना चाहिए? प्रधानमंत्री विकास ने पूछा। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारें, लेकिन एलियो की 2 पत्नियां और 2 बेटे हैं, है ना? विकास ने अपना सिर हिलाया। मुझे उसके परिवार के बारे में बताओ। क्या वे एलियो जैसे हैं, या एलियो की पहली पत्नी और उसका पहला बेटा बिल्कुल एलियो जैसे ही हैं? ठंडे, चालाक, निर्दयी और घमंडी। लेकिन उसकी दूसरी पत्नी और उसकी दूसरी पत्नी का बेटा अलग है। दूसरी पत्नी और उसके बेटे को हमेशा एलियो की पहली पत्नी और उसके बेटे द्वारा तंग किया जाता था। दूसरी पत्नी एक दयालु महिला है। उसने अपने बेटे को एक दयालु युवक के रूप में पाला है। एलियो को बदमाशी के बारे में पता था, लेकिन उसने इसके खिलाफ कभी कुछ नहीं किया। वासु ने आंखें बंद कर लीं और सोचने लगा। पहली पत्नी और उसके बेटे को एलियो के पास भेज दो। परिवार अपनी बाकी की जिंदगी खदानों में काम करके बिता सकता है। रही बात दूसरी पत्नी और उसके बेटे की, तो उन्हें मेरे पास ले आओ। जैसा आप आदेश दें। विकास ने किसी को एलियो की दूसरी पत्नी और उसके बेटे को लाने का संकेत दिया। इस बीच जियान के परिवार के सदस्य सिंहासन कक्ष में प्रवेश कर गए। वासु को उम्मीद थी कि जियान की लाश देखकर परिवार के सदस्य टूट जाएंगे, लेकिन अजीब बात यह है कि परिवार के किसी भी सदस्य ने कोई आवाज नहीं निकाली। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पता था कि जियान मरने वाला है, और उसकी लाश देखकर उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया। क्या तुम्हें मुझसे नफरत नहीं है? वासु खुद को रोक नहीं सका और जियान की पत्नी से पूछा। पोंछना। जियान की पत्नी ने अपने गालों से आंसू पोंछे और वासु की ओर देखा। मैं तुमसे नफरत करती हूं, लेकिन मैंने अपने प्यारे पति से वादा किया है कि मैं एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूं और बदला नहीं लूंगी। मुझे लग रहा था कि यह दिन आएगा। बहुत समय पहले जियान ने अपनी पत्नी और अपने परिवार से कहा था कि अगर निवेन साम्राज्य का पतन हो गया
और वे पकड़े गए तो जियान चाहता था कि उसका परिवार बदला लेने के बारे में सोचे बिना एक नई जगह पर एक नई जिंदगी शुरू करे। पत्नी और परिवार के सदस्य जियान के शव के चारों ओर घुटनों के बल बैठ गए। जियान के बालों को धीरे से सहलाते हुए पत्नी ने आगे कहा, मेरा पति लालची आदमी है, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है। शादी के बाद से ही मैंने उसे बदलने की कोशिश की है। दुर्भाग्य से मैं सफल नहीं हुई। आज उसके साथ जो हुआ वह उसके लालच का नतीजा था। आप जियान के शव को अपने साथ ले जा सकते हैं, उसे उचित तरीके से दफनाएं। वासु जानता था कि पश्चिमी क्षेत्र के लोगों की मान्यताएं अलग हैं। अपने प्रियजनों या अपने परिवार के शव को उचित कपड़े पहनाकर दफनाया जाता है। पश्चिमी क्षेत्र के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है और अपने प्रियजनों को उचित कपड़े पहनाकर दफनाने से उनके अगले जन्म में समृद्धि सुनिश्चित होती है। धन्यवाद महाराज। जियान का परिवार वासु के प्रति आभारी था, क्योंकि उन्होंने जियान को उचित तरीके से अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी थी। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। विकास, उन्हें 10,000 शाही सोने के सिक्के दे दो। यह सुनकर जियान के परिवार के सभी सदस्यों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। महाराज, मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको हमें इतनी बड़ी रकम देने की कोई आवश्यकता है। एक नया जीवन शुरू करने के लिए आपको पैसे की जरूरत होगी और मुझे नहीं लगता कि आपके पास इसके लिए पर्याप्त पैसे हैं। आखिरकार जब शाही परिवार के सदस्यों को पकड़ लिया गया तो उनकी सारी संपत्ति और संपत्ति भी छीन ली गई। यह पूर्व रानी जानती थी कि वासु ने जो कहा वह सही था। वह दुश्मन से कोई समर्थन प्राप्त नहीं करना चाहती थी। भले ही वह और उसका परिवार जियान का बदला लेने नहीं जा रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि शाही परिवार वासु से नफरत नहीं करता था। पूर्व रानी को अभी भी हिचकिचाते हुए देखकर वासु ने जल्दी से कहा, इन 10,000 शाही सोने के सिक्कों को मैं आपकी कुछ संपत्ति नकद में लौटा रहा हूं, ऐसा समझो। जियान की पत्नी ने उलझन भरी नजर से अपना सिर हिलाया। उसे अभी भी अपने दुश्मन से पैसे लेना अपमानजनक लग रहा था, लेकिन वह जानती थी कि यह पैसा उन्हें एक नई जिंदगी शुरू करने में मदद करेगा। जियान के परिवार को जियान की लाश के साथ जाते देख वासु की सांस रुक गई। जैसे ही जियान का परिवार चला गया, एक खूबसूरत परिपक्व महिला और एक 19 साल का युवक अंदर आए। महिला के काले लंबे बाल और सुंदर चेहरा था। महिला पीक द्वितीय श्रेणी की साधक है, जबकि महिला के बगल में चलने वाला युवक मध्य द्वितीय श्रेणी का साधक है। वे एलियो की दूसरी पत्नी और एलियो के दूसरे बेटे थे। विकास द्वारा वासु को जो बताया गया है उसके अनुसार एलियो की दूसरी पत्नी का नाम नाइला थॉमसन है और उसके बगल में खड़े युवक का नाम आइजैक थॉमसन था। महाराज, नाइला और इसहाक दोनों एक घुटने पर बैठ गए और अपना सिर नीचे कर लिया। खड़े हो जाओ, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है जो मैं तुम दोनों से कहना चाहता हूं। नाइला और इसहाक खड़े हुए और बोले, क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारे पति और कर्जिया साम्राज्य के साथ क्या किया है? हाँ, नाइला और इसहाक ने देखा है कि एलियो को 2 गार्ड घसीट कर ले जा रहे हैं। ड्रैगनियन से नाइला को पता चला है कि सम्राट ने एलियो को गुलाम बना दिया है। वह अपनी बाकी की जिंदगी खदान में काम करने जा रहा था। मैं तुम दोनों के लिए सब कुछ सीधा और स्पष्ट रखूंगा। नाइला अभी भी इस बात को लेकर उलझन में थी कि उसे और उसके बेटे को सजा क्यों नहीं दी गई। ड्रैगन सम्राट के सामने खड़े होकर मां और बेटा दोनों ही घबरा रहे थे। कर्जिया साम्राज्य में 4 प्रमुख द्वीप हैं, जिन पर पहले एलियो और 3 अद्विक का शासन था। मैं इन 4 द्वीपों को बिना गवर्नर के नहीं छोड़ सकता। जितनी जल्दी मुझे गवर्नर मिल जाएगा, उतनी ही जल्दी चीजें सुधर जाएंगी। थोड़ी देर रुकने के बाद वासु ने अपना ध्यान एलियो के दूसरे बेटे की ओर लगाया। एलियो के विपरीत
इसहाक दयालु और मेहनती था। वासु को इसहाक का चरित्र पसंद आया। इसहाक, क्या तुम्हें क्षेत्र पर शासन करने का कोई अनुभव है? वासु का सवाल सुनकर नाइला समझ गई कि सम्राट उनसे क्यों मिलना चाहता था। यह महसूस करते हुए नाइला अंदर से बहुत खुश और उत्साहित भी हुई। उसने अपने चेहरे पर इसे न दिखाने की पूरी कोशिश की। इसहाक ने अपना सिर हिलाया। हालांकि एलियो ने उसे और उसकी मां को नजरअंदाज किया, लेकिन दूसरे राजकुमार के तौर पर उसे बहुत सी चीजें सिखाई गईं। इसहाक जानता है कि किसी इलाके पर कैसे शासन करना है। अच्छा, इससे चीजें आसान हो जाएंगी। इसहाक, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अब से तुम अब राजकुमार नहीं हो। इसहाक, तुम बर्सबेरी द्वीप के गवर्नर कैसे बन गए? इसहाक ने गहरी हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। दूसरी ओर नाइला इस खबर को शांति से लेने में सक्षम थी, लेकिन अंदर से वह बहुत उत्साहित थी। इससे पहले नाइला को अपने बेटे के सम्राट बनने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, क्योंकि एलियो अपने पहले बेटे को प्राथमिकता दे रहा था और वह पहले राजकुमार को युवराज घोषित करने के बारे में भी सोच रहा था। बर्सबेरी द्वीप कजिया साम्राज्य का राजधानी द्वीप है। अगर इसहाक राजकुमार नहीं भी होता, तो भी अगर वह सहमत होता, तो वह इस्थारिन साम्राज्य का एक कुलीन बन जाता और बर्सबेरी द्वीप का गवर्नर बन जाता। इसहाक, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अब से तुम अब राजकुमार नहीं हो। इसहाक, तुम बर्सबेरी द्वीप के गवर्नर कैसे बन गए? इसहाक ने गहरी हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। दूसरी ओर नाइला इस खबर को शांति से लेने में सक्षम थी, लेकिन अंदर से वह बहुत उत्साहित थी। पहले नाइला को अपने बेटे के सम्राट बनने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, क्योंकि एलियो अपने पहले बेटे को पसंद करता था और पहले राजकुमार को युवराज घोषित करने के बारे में भी सोच रहा था। जब वासु ने केजिया साम्राज्य पर हमला किया और शाही सदस्यों को ड्रैगनियन ने पकड़ लिया, तो नाइला ने सोचा कि वह और उसका बेटा गुलाम बन जाएंगे या इससे भी बदतर उन्हें मार दिया जाएगा। नाइला अपने मन में अपने बेटे की सुरक्षा के लिए हर उस भगवान से प्रार्थना कर रही थी जिसका नाम उसने अपने जीवन में सुना था। वह चाहती थी कि उसका बेटा फांसी पर लटकाए जाने के बजाय जिंदा रहे। जब ड्रैगनियन ने उसे बताया कि सम्राट उससे और उसके बेटे से मिलना चाहता है, तो नाइला घबरा गई, क्योंकि सम्राट के शब्द उनके भविष्य का फैसला करेंगे। नाइला ने कभी नहीं सोचा था कि सम्राट उसके बेटे को इतना बड़ा अवसर देगा, जबकि उसका बेटा इस्तारिन सम्राट के दुश्मन का बेटा है। बर्सबेरी द्वीप कजिया साम्राज्य का राजधानी द्वीप है। अगर इसहाक सहमत होता, तो भी अगर वह राजकुमार नहीं होता, तो वह इस्तारिन साम्राज्य का कुलीन बन जाता और बर्सबेरी द्वीप का गवर्नर बन जाता। यह गुलाम बनने या मृत्युदंड पाने से 10 लाख गुना बेहतर था। वासु के पीछे खड़ी रिया ने नाइला और उसके बेटे इसहाक को देखा। देवी को राजनीति पसंद नहीं थी। अवनी की तरह ही वह इस तरह की चीजों से दूर रहना पसंद करती थी। वह अभी भी यहां सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वह वासु के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती थी। इसहाक को देखकर प्रकृति की देवी को लगा कि इसहाक के शरीर में कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि उसे जहर दिया गया है और उसे इस बात का एहसास भी नहीं है। रिया ने मन ही मन सोचा। फिलहाल उसने इसहाक को जहर के बारे में और जानने के लिए कुछ समय तक देखने का फैसला किया, जबकि इसहाक अपने भाग्य का फैसला करता है। इसहाक सदमे से उबर गया। इसहाक ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसका कारण उसके दिल में व्याप्त भ्रम और झिझक थी। इसहाक जानता था कि वह कभी राजा नहीं बनने वाला। छोटी उम्र से ही वह इस तथ्य को अच्छी तरह समझता था। अब जब उसे एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया गया था, तो आइजैक को यकीन नहीं था कि उसे वासु के प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए या नहीं। वासु के प्रस्ताव ने उसे वाकई लुभाया, लेकिन आइजैक को यकीन नहीं था कि वह किसी की सेवा करने के लिए तैयार है या नहीं।
इसहाक ने अपना सिर दाहिनी ओर घुमाया और अपनी मां की ओर देखा। युवक ने देखा कि उसकी मां ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। यह सही है, मैं अकेला नहीं हूं। मैं बस अपने बारे में नहीं सोच सकता। अब से मुझे अपनी मां का ख्याल रखना होगा। वह मेरा एकमात्र बचा हुआ परिवार है। जहां तक एलियो और उसकी सौतेली मां का सवाल है, इसहाक को वास्तव में परवाह नहीं थी कि उनके साथ क्या हुआ। महाराज, मुझे नहीं पता कि मुझे इतना बड़ा अवसर देने के लिए मैं आपका कैसे आभार व्यक्त करूं। आपने मुझे और मेरी मां को एक नया जीवन शुरू करने का मौका दिया है। मैं आपका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार करता हूं। हो सकता है कि मैं अन्य महानुभावों जितना अनुभवी न हो, लेकिन मैं उन लोगों में से हूं जो इसे बहुत जल्दी सीख लेते हैं। मैं वादा करता हूं कि भविष्य में मैं आपको निराश नहीं करूंगा। यह सुनकर वासु ने संतुष्ट भाव से अपना सिर हिलाया। नायला को अपने बेटे पर गर्व था। बात में बोलने के लिए क्षमा करें, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और आपके भविष्य से संबंधित है। रिया की आवाज सुनकर सभी उसकी ओर देखने लगे। इसहाक और नायला दोनों ने रिया को देखा। इसहाक को यह स्वीकार करना पड़ा कि रिया सबसे खूबसूरत महिला है जिसे उसने अपने जीवन में कभी देखा है। पूर्व राजकुमार के रूप में इसहाक ने अपने 19 साल के जीवन में जितनी खूबसूरत महिलाओं से मुलाकात की है, उनकी गिनती करना मुश्किल है, लेकिन उनमें से कोई भी रिया के करीब नहीं आती। तुम्हें जहर दिया गया है? सिंहासन कक्ष में मौजूद सभी लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। नायला ने सदमे में अपना मुंह ढक लिया। क्या? मैं और जहर? इसहाक ने खुद की ओर इशारा करते हुए पूछा। रिया ने बस सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कब जहर दिया गया था, लेकिन इस जहर ने तुम्हारी साधना की गति को धीमा कर दिया है। मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि यह किस तरह का जहर है। इस जहर के बारे में ज्यादा जानने के लिए रिया इसहाक का खून पीती है, लेकिन वह ऐसा करने में आलसी थी। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वह आसानी से उसके शरीर में मौजूद जहर को ठीक कर सकती है, चाहे वह किसी भी तरह का हो या उसकी शक्तियां कुछ भी हों। यह उस कुतिया का ही काम रहा होगा। नायला के बाल उड़ने लगे, क्योंकि उसने अपनी हत्या की मंशा जाहिर कर दी थी। उसका सारा गुस्सा एलियो की पहली पत्नी पर था। नायला किसी शक्तिशाली परिवार से नहीं थी। पहली पत्नी के सामने नायला की शक्तियां और अधिकार बहुत कम थे। सालों से उसने और उसके बेटे ने एलियो की पहली पत्नी से हर तरह की बदमाशी सहन की है। अब जब उसे पता चल गया है कि उसके बेटे को जहर दिया गया है, तो नायला आखिरकार अपनी सीमा पर पहुंच गई थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। अभी अगर एलियो की पहली पत्नी नायला के सामने होती, तो वह अपने नंगे हाथों से इस कुतिया को मार देती। अपनी मां की हत्या की मंशा को भांपते हुए इसहाक ने अपनी मां को शांत करने की पूरी कोशिश की। मां, कृपया शांत हो जाओ। वे लोग अपनी बाकी की जिंदगी गुलामों की तरह बिताने वाले हैं। तुम सही हो। नायला ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। महारानी, क्षमा करें, मैं वहां अपना संयम खो बैठा। वासु ने हाथ हिलाकर उसे बताया कि उसे बुरा नहीं लगा। उसकी स्थिति में कोई भी मां यही प्रतिक्रिया देती। रिया, क्या तुम इसहाक की मदद कर सकती हो? वासु ने पूछा। रिया ने अपना सिर हिलाया। अगले ही पल उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक गहरे हरे रंग का सेब निकाला और इसहाक की ओर फेंक दिया। इसहाक ने सेब को पकड़ा और रिया की ओर देखा और कुछ स्पष्टीकरण मांगा। यह कोई साधारण सेब नहीं है, यह 4 सितारा जादुई फल है। उपचार करने वाला सेब किसी भी 4 सितारा या उससे कम सितारा जहर को ठीक कर सकता है। रिया को उम्मीद थी कि इसहाक के शरीर में मौजूद जहर 5 सितारा जहर नहीं है। अगर यह 5 सितारा जहर होता, तो यह उसके लिए बहुत परेशानी भरा होता। यह सुनकर कि यह 4 सितारा जादुई फल था, सिंहासन कक्ष में सभी लोग आश्चर्यचकित थे। किसी को यह जानना था
कि जादुई फल अत्यंत दुर्लभ थे और उन्हें खोजना बहुत मुश्किल था। जादुई फलों की रक्षा ज्यादातर शक्तिशाली जादुई जानवरों द्वारा की जाती है। यही कारण है कि जादुई फल इतने महंगे होते हैं, क्योंकि उन्हें प्राप्त करना बेहद मुश्किल होता है। जादुई फल प्राकृतिक गोलियों की तरह होते हैं। एक साधक के लिए जादुई फल अनमोल खजाने की तरह होते हैं। कई तरह के जादुई फल होते हैं जिनमें कई तरह के गुण होते हैं। महाराज, यह सचमुच बहुत मूल्यवान है। मुझे नहीं पता कि मैं इस मूल्यवान वस्तु के लिए आपका आर्ण कैसे चुका पाऊंगा। धन्यवाद रिया को, मुझे नहीं और किसी भी तरह के पुनर्भुगतान की भी जरूरत नहीं है। धन्यवाद लेडी रिया। मां और बेटे दोनों ने अपना आभार व्यक्त करने के लिए रिया को झुककर प्रणाम किया। यह ठीक है, रिया के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रकृति की देवी होने के नाते रिया के पास कई तरह के जादुई फल थे। आमतौर पर 4 सितारा जादुई फल को बढ़ने में 1000 साल तक का समय लगता है, लेकिन अपनी शक्तियों से वह जादुई फल के विकास को तेज कर सकती है। उसने जो फल इसहाक को दिया है, वह उन जादुई फलों में से एक था जो उसे जंगल में मिले थे। इसहाक ने गहरे हरे रंग का सेब अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया। वह घर लौटने पर जादुई फल खाने की योजना बना रहा था। ठीक है, अब दूसरों से बात करने का समय आ गया है। शैडो आइलैंड्स एम्पायर के भूतपूर्व अद्विक आगे बढ़ रहे हैं। ये सुनकर इसहाक और नाइला पीछे हट गए, जबकि 8 आकृतियां आगे बढ़ गईं। ये 8 आकृतियां 8 अद्विक थीं, जो पहले राजा सुशांत की सेवा करती थीं। अब वे वासु की सेवा करने के लिए सहमत हो गए हैं। 8 अद्विकों को देखते हुए सम्राट ने सोचा, आमतौर पर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को छाया द्वीपों का प्रभारी नियुक्त करता जिस पर मुझे भरोसा हो, लेकिन अब मेरे पास बहुत कम समय है। कल के भीतर इकोनेक्सस साम्राज्य निश्चित रूप से सब कुछ पता लगा लेगा और उग्रसेन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा करेगा। ऐसे समय में मैं 9 राज्यपालों का पद खाली नहीं छोड़ सकता। चूंकि 8 अद्विक मेरी सेवा करने के लिए सहमत हो गए हैं और आत्मा बंधन अनुबंध के साथ यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे मुझे या उग्रसेन साम्राज्य को धोखा नहीं दे सकते, इसलिए मुझे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम सबको दूसरा मौका देने का फैसला किया है। मुझे निराश मत करो, वरना तुम इसके परिणामों को झेल नहीं पाओगे। वासु ने अपनी हत्या की मंशा को थोड़ा कम करते हुए कहा। ड्रैगन सम्राट की हत्या की मंशा का सामना करने से सभी 8 अद्विक कांप उठे। यहां तक कि उसकी हत्या की छोटी सी मंशा भी उनके लिए बहुत बड़ी थी। आखिरकार सम्राट ने लाखों प्राणियों का वध किया था। उसकी हत्या की मंशा बहुत शक्तिशाली थी। हम नहीं करेंगे। मेरे राजा, आप इतने दयालु थे कि आपने मुझे छोड़ दिया और मुझे दूसरा मौका भी दिया। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा, थॉमस ने उत्तर दिया, जो पहले द एनचांटेड होल्म पर शासन करता था। वासु ने थॉमस को मुख्य रूप से अपनी बेटी की वजह से छोड़ा था। हम आपको निराश नहीं करेंगे, यह हमारा वादा है, सभी 7 अद्विक्स ने एक साथ कहा। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं एक व्यक्ति से मिलना चाहता हूं। महाराज, कृपया मुझे उस व्यक्ति का नाम बताइए, विकास ने पूछा। मुझे लगता है उसका नाम लियोन था। वह कैप्टन रैंक का सैनिक था। जाओ और लियोन को लेकर आओ। विकास के आदेश का पालन करते हुए एक ड्रैगनियन बाहर चला गया। कुछ मिनट बाद गार्ड लियोन के साथ वापस आया। लियोन अंदर आया। उसकी नजर वासु पर पड़ी, जो कुर्सी पर बैठा था और उसे देख रहा था। वासु को देखकर लियोन को यह याद आया कि उसने कितनी जल्दी 3 नौसिखिए 5वें क्रम के जनरलों की जिंदगी खत्म कर दी थी। सम्राट का अभिवादन करने के बाद लियोन यह सोचकर खड़ा हो गया कि उसे यहां क्यों बुलाया गया है। मुदित ने सिययोन शहर पर कब्जा करने के बाद उसे 8000 सैनिकों को संगठित करने का आदेश दिया, जिन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया था और शहर के भीतर अराजकता को शांत किया।
लियोन, मैं तुम्हें सियोन शहर और एशकोर द्वीप का गवर्नर बनाना चाहता हूं। बस तुम्हें पता है, मैं तुम्हें यह पद लेने के लिए दबाव नहीं डाल रहा हूं या कुछ और। मैं तुम्हें यह पद दे रहा हूं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं हो, तो तुम मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हो। वासु के शब्दों को सुनकर इसहाक, नाइला, थॉमस और अन्य पकड़े गए रईस चौंक गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि सम्राट एक साधारण कप्तान को इतना बड़ा अवसर देगा। लियोन ने वासु की बातें जितनी सुनी, उसकी आंखें उतनी ही चौड़ी होती गईं। अंत में उसका मुंह खुला का खुला रह गया। लियोन को यकीन ही नहीं हुआ। सम्राट खुद उसे इतना बड़ा अवसर दे रहे थे। लियोन एक गरीब परिवार से था। किसी भी अन्य सैनिक की तरह वह भी स्थिर आय के लिए सैनिक बन गया। अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के कारण लियोन को गार्ड के कप्तान के रूप में पदोन्नत किया गया। उग्रसेन साम्राज्य के कब्जे के बाद लियोन ने सोचा कि सेना में उसका पद गिरने वाला है, लेकिन वह अभी भी संतुष्ट था, क्योंकि उसने सुना था कि उग्रसेन साम्राज्य अपने सैनिकों के साथ कितना अच्छा व्यवहार करता है। उग्रसेन साम्राज्य में सैनिक बनना गर्व का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा उग्रसेन सैनिक और उसके परिवार को मिलने वाले अनगिनत लाभ भी बताए जाते हैं। यह प्रस्ताव वाकई लुभावना है। अगर मैं इसे स्वीकार कर लूं, तो मेरे पूरे परिवार की हालत रातों रात बदल जाएगी। मुझे अपने जीवन में फिर कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मेरा परिवार एक शानदार जीवन जी सकता है। लेकिन सम्राट से ऐसा दयालु प्रस्ताव पाकर लियोन वाकई बहुत खुश था, लेकिन उसे लगा कि वह इसके लायक नहीं है। लिखने और पढ़ने में सक्षम होने के अलावा मुझे शासन करने या शासन करने के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं केवल महामहिम को निराश करूंगा। लियोन के पास स्कूल जाने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। लियोन ने कैप्टन बनने के बाद ही पढ़ना और लिखना सीखा। महाराज, यह विनम्र सेवक इतना बड़ा पद स्वीकार करने के योग्य नहीं है। लियोन का उत्तर सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन वासु मुस्कुराया। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम इसके लायक नहीं हो? वासु ने पूछा। लेकिन वह पहले से ही इसका उत्तर जानता था, क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन एक सैनिक के रूप में बिताया है। मैंने अपने इन हाथों का इस्तेमाल तलवार चलाने के लिए किया है। मैं पर्याप्त शिक्षित नहीं हूं। मुझे इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है। मैं कुलीन बनने के लिए उपयुक्त नहीं हूं। बेहतर होगा कि आप इस पद पर किसी और को नियुक्त करें। अंत में लियोन सम्राट को निराश नहीं कर सका। ऐसा नहीं था कि वह हताश था। लियोन अपनी वर्तमान स्थिति और अपने वर्तमान वेतन से खुश था, क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन एक सैनिक के रूप में बिताया है। मैंने अपने इन हाथों का इस्तेमाल तलवार चलाने के लिए किया है। मैं पर्याप्त शिक्षित नहीं हूं। मुझे इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है। मैं कुलीन बनने के लिए उपयुक्त नहीं हूं। बेहतर होगा कि आप इस पद पर किसी और को नियुक्त करें। अंत में लियोन सम्राट को निराश नहीं कर सका। ऐसा नहीं था कि वह हताश था। लियोन अपनी वर्तमान स्थिति और अपने वर्तमान वेतन से खुश था। वह ईमानदार है। अगर वह लालची होता तो बिना किसी सवाल के यह पद स्वीकार कर लेता। वासु चाहता था कि लियोन जैसे ईमानदार लोग उसके अधीन काम करें। जब आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते, तो प्रतिभाशाली लोगों का क्या फायदा? लियोन, तुम सीख सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात है पहला कदम उठाना। चूंकि सम्राट के लहजे में चर्चा के लिए कोई जगह नहीं थी, लियोन केवल सहमत हो सकता था। अगर वह फिर भी वासु के प्रस्ताव को अस्वीकार करता, तो इसे असभ्य और अपमानजनक माना जाता। ठीक है, लियोन अभी भी अनिच्छुक दिख रहा था। वासु लियोन की प्रतिक्रिया से संतुष्ट था। वासु ने फिर विकास की ओर देखा। विकास, घोषणा करो। विकास ने अपना सिर हिलाया। सबके देखते देखते प्रधानमंत्री ने एक सुनहरा शाही स्क्रॉल निकाला।
स्वर्णिम शाही स्क्रॉल को खोलते हुए विकास ने कुछ परिवर्तन किए और लियोन का नाम जोड़ दिया। लियोन और अन्य 8 पूर्व अद्विक वासु के सामने घुटने टेक कर अपना सिर झुका लिया। इस क्षण से महामहिम के आदेश के तहत लियोन के साथ 8 पूर्ववर्ती अद्विक को 9 छाया द्वीपों के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। लियोन, थॉमस इवांस, लुइस राइट, जैचरी जैक्सन, मॉर्गन बैरेट, चार्ल्स थॉम्पसन, निकोलस चेनी, रॉबर्ट किड और ब्लैक होम्स को विस्काउंट का पद दिया गया है। 1 एशकोर्ड द्वीप, विस्काउंट लियोन। 2 समरमंड द्वीप, विस्काउंट लुइस राइट। 3 द एन्चांटेड होल्म, विस्काउंट थॉमस इवांस। 4 वेयरडेन द्वीप, विस्काउंट जैकेरी जैक्सन। 5 स्टोन मिनिस्टर होल्म, विस्काउंट मॉर्गन बैरेट। 6 द स्टारफिश आइलैंड, विस्काउंट चार्ल्स थॉम्पसन। 7 द डीप पर्ल चेन, विस्काउंट निकोलस चैनी। 8 ब्रिसबर्ग द्वीप, विस्काउंट रॉबर्ट किड। 9 लैंगबोया द्वीप, विस्काउंट ब्लैक होम्स। इस क्षण से आगे लियोन, थॉमस इवांस, लुइस राइट, जैचरी जैक्सन, मॉर्गन बैरेट, चार्ल्स थॉम्पसन, निकोलस चेनी, रॉबर्ट किड और ब्लैक होम्स अपने दिल और आत्मा से महामहिम और उग्रसेन साम्राज्य की सेवा करेंगे। महामहिम ने आप पर अपनी आशा और संभावनाएं रखी हैं। आपको अपने क्षेत्रों को विकसित करने और महामहिम की संभावनाओं पर खरा उतरने का अधिकार दिया गया है। इस क्षण से आपकी सालाह आत्मा और आपका वंश इस अनुबंध की शर्तों और नियमों से बंधे रहेंगे। किसी भी एक शर्त का पालन न करने पर आपकी और आपके परिवार की मृत्यु हो जाएगी। अपने क्षेत्रों को विकसित करने के लिए कार्य करें। उग्रसेन साम्राज्य के सुनहरे भविष्य के लिए काम करें। उग्रसेन साम्राज्य और महामहिम को धर्म त्याग करने के लिए कुछ भी मत करो। अब मुझे सब कुछ आधिकारिक बनाने के लिए तुम्हारे खून की एक बूंद की जरूरत है। विकास घुटनों के बल बैठे विस्काउंट्स की ओर बढ़ा, जबकि अन्य लोग पूरी प्रक्रिया को चुपचाप देखते रहे। लियोन सबसे पहले अपने खून की एक बूंद देने वाला था। उसके खून की बूंद सुनहरे शाही स्क्रॉल पर गिरी। जैसे ही खून ने शाही स्क्रॉल को छुआ, स्क्रॉल चमकदार सफेद रोशनी में चमक उठा। कुछ देर बाद चमकदार सफेद रोशनी मंद हो गई और फिर गायब हो गई। विकास फिर थॉमस के पास गया। वासु चुपचाप पूरी प्रक्रिया देख रहा था। आमतौर पर मैं इस तरह के आयोजन के लिए एक बड़ा भव्य समारोह आयोजित करता, लेकिन अब मेरे पास समय ही नहीं है। हो सकता है कि इको नेक्सस एम्पायर से निपटने के बाद मैं एक भोज का आयोजन करूं, ताकि सभी रईस एक दूसरे से मिल सकें। विस्काउंट ब्लैक होम्स का काम समाप्त होने के बाद विकास ने स्वर्णिम शाही स्क्रॉल को बंद कर दिया। बधाई हो। नए विस्काउंट्स को बधाई देने के बाद विकास अपने मूल पद पर लौट आया। मैं चाहता हूं कि निवेन साम्राज्य के कुलीन लोग आगे आए। यह सुनकर एलियो और जियान के साथ सिंहासन कक्ष में लाए गए कुलीनों ने आगे बढ़ने से पहले घबराहट में अपना सिर हिलाया, जबकि नवनियुक्त विस्काउंट वापस चले गए और अन्य ड्रैगनियन के साथ खड़े हो गए। निवेन साम्राज्य का भूगोल इतना जटिल नहीं था। निवेन साम्राज्य शैडो आइलैंड साम्राज्य से भी बड़ा था। निवेन साम्राज्य शैडो आइलैंड साम्राज्य के बगल में स्थित है। दोनों साम्राज्य सदियों से दोस्त रहे हैं, इसलिए उनके बीच कोई टकराव नहीं था। दोनों साम्राज्य हमेशा एक साथ खड़े रहे हैं। निवेन साम्राज्य 5 द्वीपों से बना था। शैडो आइलैंड्स के विपरीत, जहां बादल 12 महीनों में से 11 महीनों में सूर्य की रोशनी को शैडो आइलैंड्स तक पहुंचने से रोकते थे, निवेन साम्राज्य इसके बिल्कुल विपरीत था। निवेन साम्राज्य को बनाने वाले 5 द्वीप सबसे बड़े शैडो आइलैंड जितने बड़े थे, द एन्चांटेड होल्म जितने बड़े। निवेन साम्राज्य पश्चिमी क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था। निवेन साम्राज्य एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। पूरे निवेन साम्राज्य के राजस्व का लगभग 69% कृषि से आता था। निवेन साम्राज्य में रहने वाले लोगों के लिए
कृषि जीवन का तरीका था। निवेन साम्राज्य को बनाने वाले 5 द्वीपों में उपजाऊ भूमि थी। जलवायु और पानी की उपलब्धता ने कृषि को बहुत लाभदायक व्यवसाय बना दिया। छाया द्वीप अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए निवेन साम्राज्य पर निर्भर थे। चाहे वह मांस हो या सब्जी या चावल, लगभग सब कुछ निवेन साम्राज्य से आता था। सैन्य दृष्टि से निवेन साम्राज्य छाया द्वीप साम्राज्य जितना मजबूत नहीं था। साम्राज्य के पास लगभग 5 लाख सैनिक थे। उनमें से 5 लाख सैनिकों में से केवल कुछ हजार सैनिक तीसरे क्रम के साधक थे। निवेन साम्राज्य में केवल 2 शुरुआती 5वें क्रम के साधक थे। उग्रसेन साम्राज्य के कब्जे के बाद लगभग 1 लाख सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि अन्य 4 लाख सैनिक या तो मारे गए या युद्ध के मैदान से भाग गए। जहां तक 5वें क्रम के 2 साधकों की बात है, रिया ने ही उन्हें मारा था। छाया द्वीपों की तरह ही जियान ने सीधे तौर पर निवेन साम्राज्य के राजधानी द्वीप को अपने नियंत्रण में रखा, जबकि अन्य 4 निवेन द्वीपों पर 4 कुलीन परिवारों का नियंत्रण था। सुशांत की तरह ही जियान ने कभी भी 4 कुलीन परिवारों की राजनीतिक शक्ति को बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि इससे उसकी स्थिति को खतरा हो सकता था। लेकिन जियान सुशांत जितना क्रूर नहीं था। जियान को इस साम्राज्य का विस्तार करने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। उसने सुशांत और एलियो का समर्थन केवल इसलिए किया क्योंकि वह अपने साम्राज्य की मैना पत्थरों की आपूर्ति के लिए दूसरे साम्राज्यों पर निर्भरता कम करना चाहता था। स्थारिन सम्राट, यह मत सोचिए कि मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं अनुबंध का गुलाम नहीं बनना चाहता। वासु के कुछ कहने से पहले ही एडविक अलेक्जेंडर बर्क ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। एडविक अलेक्जेंडर ने अनुबंध को कुलीनों को गुलाम बनाने के तरीके के रूप में देखा। अलेक्जेंडर एक घमंडी व्यक्ति था। जियान के शासनकाल के दौरान भी उसने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। यह सुनकर वासु की आंखें ठंडी हो गईं। वासु को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी कि एडविक अलेक्जेंडर ने उसके कुछ कहने से पहले ही उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसे एडविक अलेक्जेंडर के रवैये से परेशानी थी। टकराना! रिया ने गुस्से में अपने दाहिने पैर से जमीन पर जोरदार प्रहार किया। उसके दाहिने पैर की शक्ति से उसके चारों ओर मकड़ी के जाले जैसी दरारें दिखाई देने लगीं। इस समय देवी की आंखें ठंडे हरे रंग में चमक रही थीं। उसकी निगाहें देखकर अलेक्जेंडर का शरीर कांपने लगा। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें बहने लगीं। अलेक्जेंडर को लगा जैसे वह मौत की देवी को घूर रहा हो। उसका शरीर भारी हो गया। उसे पता था कि उसका अगला मुंह उसकी जिंदगी का अंत हो सकता है। अपनी जुबान संभालो किसान भाई, वासु को एक और भद्दा शब्द बोला, और मैं अपने पति की कसम खाती हूं, मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगी। रिया के शब्द सिर्फ खोखली धमकियां नहीं थीं। अगर इस आदमी ने वाकई वासु को एक और भद्दा शब्द कहा, तो कोई भी उसे इस आदमी के पूरे परिवार और उसके वंश को मारने से नहीं रोक सकता। रिया की नजर में एडविक अलेक्जेंडर जैसा आदमी भी एक किसान था। आखिरकार रिया प्रकृति की देवी थी। वह सेलेस्टियल टेरेन महाद्वीप की राजकुमारी थी। रिया की संपत्ति का 0.1% भी इस आदमी को कम से कम 100 बार खरीद सकता है। रिया आमतौर पर दूसरों को नीची नजर से नहीं देखती। प्रकृति की देवी का मानना था कि प्रकृति द्वारा बनाए गए हर प्राणी इस दुनिया के लिए समान और महत्वपूर्ण है। हालांकि यैंडेरे देवी यह बर्दाश्त नहीं करेंगी कि उनके पति का सामने ही अपमान किया जाए। अगर वासु यहां नहीं होता तो मैं इस आदमी को मार देती। रिया ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसे लगा कि उसका खून खौल रहा है। दयालु और कृपालु देवी को कोई अपराध बोध या पछतावा नहीं होगा अगर वह इस आदमी के पूरे परिवार को अब भी मार डालें। रिया की बातें सुनकर न केवल अलेक्जेंडर बल्कि निवेन साम्राज्य के अन्य 3 भूतपूर्व कुलीन भी
डर के मारे रिया को देखते हुए पीछे हट गए। वे डरे हुए थे। उसके चेहरे को देखकर कौन जानता है कि यह महिला कब उनका जीवन समाप्त कर देगी। आखिरकार वह एक शुरुआती 5वें क्रम की साधक थी। वासु, मुझे इस आदमी को मार डालने दो। रिया ने दांत पीसते हुए एलेक्जेंडर की तरफ ऐसे देखा जैसे वह अपने शिकार को देख रही हो। यह देखकर एलेक्जेंडर डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गया। जनरलों, विकास, ड्रैगनियन और विस्काउंट्स ने भौहें सिकोड़ी और एलेक्जेंडर को ठंडी निगाहों से देखा। अपने सुंदर हाथों को गंदा करने की कोई जरूरत नहीं है। वासु ने एक और कुर्सी निकाली और उसे अपने पास रख लिया। बैठ जाओ। आज्ञाकारी बच्चे की तरह देवी तुरंत शांत होकर बैठ गईं। फिर वासु ने उनका दाहिना हाथ पकड़ लिया, जिससे देवी खुशी से मुस्कुराने लगीं। यह देखकर दूसरे लोग अवाक रह गए। अभी कुछ सेकंड पहले यह महिला एक जंगली जानवर की तरह दिख रही थी, जो एलेक्जेंडर को मारने के लिए बेताब थी। लेकिन अब यह महिला एक सौम्य पत्नी में बदल गई है। अगर मैं रिया को वह सब करने दूंगा जो वह करना चाहती है, तो मुझे यकीन है कि वह इस पूरी जगह को बर्बाद कर देगी। वासु जानता था कि उसकी तीसरी पत्नी में यैंडेरे प्रवृत्ति थी। ऐसा नहीं है कि वह उसके व्यक्तित्व से नफरत करता था या कुछ और। उसे उसका यैंडेरे व्यक्तित्व एक हद तक, और केवल एक हद तक ही प्यारा और आकर्षक लगा। बहुत ज्यादा जुनून और अधिकार जताना बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं था। रिया को शांत होते देख एलेक्जेंडर ने मन ही मन राहत की सांस ली। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह वासु से कुछ भी बुरा नहीं कहेगा। वासु जियान नहीं था जिसने एलेक्जेंडर के बुरे व्यवहार को सहन किया। एलेक्जेंडर ने गलती से सोचा था कि सम्राट उसके व्यवहार से नाराज नहीं होगा। अलेक्जेंडर, पहले तुमने कहा था कि अनुबंध कुलीनों को गुलाम बनाने का एक तरीका है ना? वासु के शब्दों ने अलेक्जेंडर का ध्यान आकर्षित किया। अंदाजा लगाओ, तुम कुछ हद तक सही हो। आखिरकार तुम सब मेरे दुश्मन हो। आमतौर पर मैं तुम सबको जेल में डाल देता या तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देता। अनुबंध यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई भी रईस उग्रसेन साम्राज्य को धोखा न दे सके। अनुबंध किसी भी तरह से तुम्हें गुलाम नहीं बनाता। किसी को भी अनुबंध में लिखी 3 शर्तों का पालन करना होगा। वासु ने ये शब्द सभी को, जिसमें नवनियुक्त गवर्नर भी शामिल थे, यह बताने के लिए कहे कि वासु किसी भी तरह से उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहा था। एलेक्जेंडर के अलावा क्या कोई और है जो उसका अनुसरण करना चाहता है? पूरी जगह सन्नाटा छा गया। अगर वे वासु के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते तो वे मूर्ख होते। यहां तक कि एलेक्जेंडर को भी वासु के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का पछतावा होने लगा था। अच्छा एलेक्जेंडर, चूंकि तुम मेरी सेवा नहीं करना चाहते, इसलिए विकास को अपने भविष्य के बारे में बताने दो। उस पल एलेक्जेंडर ने कहा कि उसका काम खत्म हो गया है। उसके होंठ बोलने के लिए कांप रहे थे, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। विकास ने ठंडे स्वर में एलेक्जेंडर की ओर देखा। तुम्हारी साधना को नुकसान पहुंचाया जाएगा। तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा, और अंत में तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस तारिन साम्राज्य में कदम रखने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। वासु ने फिर विकास की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। कृपया मेरे साथ ऐसा मत करो। एलेक्जेंडर घुटनों के बल गिर गया और वासु को डांटने लगा। हालांकि वासु ने एलेक्जेंडर की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। उसने उस आदमी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। एलेक्जेंडर ने यह भाग्य अपने हाथों से खरीदा है। अगर वह वासु के साथ असभ्य नहीं होता तो वासु एलेक्जेंडर को उग्रसेन साम्राज्य के बाहर अपना परिवार शुरू करने का एक नया मौका देता। लेकिन अब वासु को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके साथ क्या हुआ। विकास ने जोश की ओर देखा और कहा, करो। जोश आगे बढ़ा। इससे पहले कि एलेक्जेंडर कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, एक जोरदार मुक्का उसके दिल पर लगा। टकराना, आहा, खांसी।
एलेक्जेंडर अपने घुटनों पर गिर गया और फिर उसके मुंह से खून निकल आया। फिर उसने वासु की तरफ देखा और बेहोश हो गया। अपने सामने जो कुछ हो रहा था उसे देखकर कुछ कुलीनों को अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ना पड़ा। यह बहुत क्रूर था। एक साधक की साधना को नष्ट करना उसे मारने से कहीं ज्यादा दर्दनाक था। उसे और उसके परिवार को सफेद रेगिस्तान में फेंक दो। यह सुनकर अन्य भूतपूर्व कुलीनों के शरीर भय से कांप उठे। किसी को यह जानना था कि प्रधानमंत्री विकास जिस सफेद रेगिस्तान की बात कर रहे थे वह शुष्क सवाना महाद्वीप में स्थित था। शुष्क सवाना महाद्वीप सबसे गर्म महाद्वीप था। सफेद रेगिस्तान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार कोई व्यक्ति सफेद रेगिस्तान में खो जाता है तो उस व्यक्ति का जीवन मूल रूप से समाप्त हो जाता है, क्योंकि सफेद रेगिस्तान से बाहर निकलना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। दो ड्रैगनियनों ने एलेक्जेंडर को पकड़ लिया और उसे सिंहासन कक्ष से बाहर खींच लिया। वासु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आगे बढ़ते हैं। उसने ऐसा दिखावा किया जैसे सिकंदर का अस्तित्व ही नहीं है। केनी नॉर्मन, जोसेफ एंड्रयूज और यास्मीन पार्कर, मैं आप तीनों को दूसरा मौका देने को तैयार हूं। अगर आप मेरी सेवा नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकते हैं। मैं कसम खाता हूं कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। केनी नॉर्मन, जोसेफ एंड्रयूज और यास्मीन पार्कर ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। उन्होंने अपना पूरा जीवन रईसों के रूप में जिया है। उन्हें यकीन नहीं था कि वे इस समय सामान्य जीवन जी पाएंगे या नहीं। इसके अलावा यह प्रस्ताव उग्रसेन साम्राज्य से आया था। ध्रुव आइल महाद्वीप में उग्रसेन साम्राज्य और उग्रसेन राजा के बारे में कौन नहीं जानता। उग्रसेन सम्राट की सेवा करने का मौका मिलना एक सम्मान की बात होगी। हम स्वीकार करते हैं। अच्छा, वासु ने संतुष्ट भाव से सिर हिलाया। इसके बाद वासु ने कजिया साम्राज्य के भूतपूर्व सरदारों को बुलाया। निवेन साम्राज्य के भूतपूर्व सरदारों की तरह उन्होंने भी वासु की पेशकश स्वीकार कर ली और उनकी सेवा करने के लिए तैयार हो गए। कजिया साम्राज्य एक बहुत छोटा साम्राज्य था। साम्राज्य 4 द्वीपों से बना था। कजिया साम्राज्य को एक साम्राज्य के रूप में विकसित होने में जो मदद मिली वह थी इसके प्राकृतिक संसाधन। कजिया साम्राज्य के 4 द्वीपों में कुल 9 सोने की खदानें थीं। वासु ने जिन 3 साम्राज्यों पर विजय प्राप्त की उनमें से कजिया साम्राज्य सबसे अमीर साम्राज्य था, मुख्य रूप से 9 सोने की खदानों की वजह से। अमीर होने का मतलब था कि कजिया साम्राज्य के पास एक मजबूत सेना भी थी। 4 द्वीपों में 8 लाख सैनिक थे। 8 लाख सैनिकों में से 3 लाख सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। बाकी या तो मारे गए या भागने में कामयाब हो गए। द्वीपों की रक्षा के लिए 3 लाख सैनिक पर्याप्त से ज्यादा थे। अगर वासु ने 10,000 सैनिकों को भी ड्रैगनियन में बदल दिया तो ये 10,000 ड्रैगनियन 3 लाख की सेना का सामना करने और जीतने में सक्षम होंगे। लायन द्वीप और किंगफिशर द्वीप अभी भी बिना गवर्नर के रह गए हैं। विकास, क्या आपके पास कोई योग्य और भरोसेमंद व्यक्ति है जो इन दोनों द्वीपों पर शासन करने की भूमिका निभा सके? वासु ने अपने प्रधानमंत्री से पूछा। विकास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, वास्तव में ऐसे कई व्यक्ति हैं जो इस भूमिका को निभाने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हैं। पहला व्यक्ति एक ड्रैगनियन है। उसका नाम मैसन लिन है। ओह, मुझे उसके बारे में और बताओ। वासु की दिलचस्पी बढ़ गई। अगर विकास इस ड्रैगनियन की तारीफ कर रहा था तो यह ड्रैगनियन कोई असाधारण व्यक्ति होगा या ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कुछ असाधारण काम किया होगा। मैसन लिन पहले 100 ड्रैगनियन में से एक है। मैसन प्रबंधन में प्रतिभाशाली है। इस थारिन मिलिट्री में शामिल होने से पहले मैसन ने उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त की।
वह अक्सर कौशल के साथ मेरी मदद करता है। प्रबंधन के अलावा मैसन प्रतिभाशाली, मेहनती और एक अच्छा व्यक्तित्व वाला है। मैसन मेहनती है। वह अपना अधिकांश खाली समय साधना में बिताता है। वह अब शुरुआती चौथे क्रम पर पहुंच गया है। ठीक है, मुझे दूसरे व्यक्ति के बारे में बताओ। वासु ने अपना सिर हिलाया और विकास से दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछा। दूसरा व्यक्ति जिसकी मैं अनुशंसा करना चाहूंगा वह है रजत ब्रूक्स। महामहिम, रजत ब्रूक्स अद्विकनुज के चचेरे भाई हैं। यह सुनकर वासु को आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि विकास से पूछते समय उसे भी रजत ब्रूक्स का ख्याल आया। पिछले अद्विक ईस्ट गार्ड ने उग्रसेन साम्राज्य को धोखा दिया था। अद्विक ईस्ट गार्ड के कमांडर अनुज ने वासु की मदद की। वासु ने बाद में अनुज को अद्विक नियुक्त किया। अनुज ने ईस्ट गार्ड की बेटी कैया से भी शादी की, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। जयन के चचेरे भाई उग्रसेन मिलिट्री में शामिल होने का फैसला करने से पहले कुछ समय के लिए अनुज के अधीन काम करते थे। जब रजत सेना में शामिल हुआ तो बुजुर्ग धामा ने वासु को इस बारे में बताया था। बुजुर्ग धामा ने वरिष्ठ अधिकारियों से रजत पर कड़ी नजर रखने को कहा था। वासु ने सोचा था कि अनुज अपनी शक्तियों का इस्तेमाल रजत को सेना में बढ़ावा देने के लिए करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय रजत ने कभी किसी को यह भी नहीं बताया कि वह अद्विक अनुज का चचेरा भाई है। 1 महीने के भीतर रजत ने खुद को साबित कर दिया कि उसके पास सर्वश्रेष्ठ में से एक बनने की क्षमता है। उसे जो भी मिशन दिया गया वह उसे समय पर और पूरी तरह से पूरा करने में सक्षम था। कुछ ही महीनों में रजत सर्वश्रेष्ठ उग्रसेन सैनिकों में से एक बन गया। इतना ही नहीं, रजत कैप्टन के पद तक पहुंचने वाला सबसे तेज सैनिक भी बन गया। इस वजह से वासु ने रजत को भी ड्रैगनियन में बदल दिया था। विकास, मुझे बताओ कि तुम रजत की सिफारिश क्यों कर रहे हो? वासु ने जानना चाहा। यहां तक कि बुजुर्ग धामा ने भी वासु के सामने कई बार रजत की तारीफ की थी। महाराज, मुझे लगता है कि जनरल हेनरी को रजत के चरित्र के बारे में बोलना चाहिए। रजत हेनरी के डिवीजन में शामिल हो गया। वास्तव में रजत हेनरी के डिवीजन में सबसे अच्छे सैनिकों में से एक था। इसलिए यह उचित होगा कि विकास के बजाय हेनरी बोलें। सबका ध्यान हेनरी पर था। इस्तारिन साम्राज्य का ठंडा, निर्दयी जनरल हमेशा एक ठंडा भाव रखता था जो दूसरों को उससे दूर रखता था। हेनरी ज्यादातर समय चुप रहता था, लेकिन जब वह अपना मुंह खोलता था तो दूसरे हमेशा उसकी बात सुनते थे। महाराज, रजत सबसे अच्छा सैनिक है जिसे मैंने कभी प्रशिक्षित किया है। रजत मुझसे कहीं ज्यादा होशियार है। वह बुद्धिमान है। वह जानता है कि कैसे नेतृत्व करना है और कैसे आदेश देना है। वह एक मेहनती युवक है। वह अपने लक्ष्य से आसानी से विचलित होने वाला व्यक्ति नहीं है। रजत ने अद्विक अनुज के अधीन भी काम किया है, इसलिए उसे शासन करने का अनुभव है। मुझे लगता है कि रजत इस काम के लिए बिल्कुल सही है। और इस तरह एक और घोषणा की गई। ठीक है, उन्हें यहां ले आओ। वासु को रजत और मैसन के कुलीन बनने से कोई परेशानी नहीं थी। 5 मिनट के भीतर ही दोनों सांवले, मांसल पुरुष वासु के सामने घुटने टेक रहे थे। खड़े हो जाओ। जैसे ही वे दोनों खड़े हुए, उन्होंने अपनी छाती ऊंची कर ली। दोनों ड्रैगनियनों की आभा सामान्य साधकों से अलग थी। उनकी आभा बहुत ज्यादा भयंकर थी। एक नजर से ही लोग बता सकते थे कि वे साधारण सैनिक नहीं हैं। उनकी आंखें ड्रैगन सम्राट के प्रति सम्मान और असीम प्रशंसा से भरी हुई थीं। वासु को लगा कि अगर वह उन्हें अपनी जान लेने का आदेश दे तो वे ऐसा करने में संकोच नहीं करेंगे। रजत और मैसन, मैं चाहता हूं कि तुम द लायन आइलैंड और किंगफिशर आइलैंड के गवर्नर बन जाओ। तुम क्या सोचते हो? वासु ने पूछा। अगर वे दोनों मना कर देते तो वासु उन्हें वापस भेज देता। यह हमारे लिए सम्मान की बात होगी। अच्छा। वासु ने विकास की ओर देखा और सिर हिलाया। विकास समझ गया कि उसे क्या करना है।
और इस प्रकार एक और घोषणा की गई। इस क्षण से महामहिम के आदेश के तहत कैप्टन रजत और मेसन के साथ 7 पूर्ववर्ती अद्विक को 9 द्वीपों के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। रजत ब्रूक्स, मेसन लिन, केनी नॉर्मन, जोसेफ एंड्रयूज, यास्मीन पार्कर, आइजैक थॉमसन, एडन क्लार्क, डेमन चावेज और थॉमस वालेस को विस्काउंट का पद दिया गया है। बर्सबेरी द्वीप, आइजैक थॉमसन, सुना ट्रॉपिक, एडन क्लार्क, व्हाइट टाइगर हेवन, डेमन चावेज, ग्रीन आइलैंड, थॉमस वालेस, गुलाबी कछुआ द्वीप, केनी नॉर्मन, गोरगन्स रीफ, जोसेफ एंड्रयूज, स्वीट फिश द्वीप, यास्मीन पार्कर, लायन आइलैंड, मेसन लिन, किंगफिशर द्वीप, रजत ब्रूक्स। इस क्षण से आगे रजत ब्रूक्स, मेसन लिन, केनी नॉर्मन, जोसेफ एंड्रयूज, यास्मीन पार्कर, आइजैक थॉमसन, एडेन क्लार्क, डेमन चावेज और थॉमस वालेस अपने दिल और आत्मा से महामहिम और स्टारिन साम्राज्य की सेवा करेंगे। महामहिम ने आप पर अपनी आशा और संभावनाएं रखी हैं। आपको अपने क्षेत्रों को विकसित करने और महामहिम की संभावनाओं पर खरा उतरने का अधिकार दिया गया है। इस क्षण से आपकी आत्मा और आपका वंश इस अनुबंध की शर्तों और नियमों से बंधे रहेंगे। किसी भी एक शर्त का पालन न करने पर आपकी और आपके परिवार की मृत्यु हो जाएगी। अपने क्षेत्रों को विकसित करने के लिए कार्य करें। उग्रसेन साम्राज्य के सुनहरे भविष्य के लिए काम करें। उग्रसेन साम्राज्य और महामहिम को धर्म त्याग करने के लिए कुछ भी मत करो। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद विकास और वासु ने आत्मसमर्पण करने वाले सैनिकों को वितरित करने में कुछ समय बिताया। उसी समय प्रत्येक विस्काउंट को अपने क्षेत्रों को चलाने और विकसित करने के लिए 1 लाख शाही सोने के सिक्के दिए गए। उत्पादन की जिम्मेदारी और थंडर लीफ हर्ब को बेचने से होने वाले मुनाफे को शैडो आइलैंड्स पर शासन करने वाले 9 विस्काउंट को सौंप दिया गया। वासु ने विस्काउंट्स की छोटी छोटी समस्याओं को अपने हाथों में ले लिया। वह ऐसे छोटे मोटे मामलों में भाग नहीं लेने वाला था। आखिरकार उसके हाथ में बड़ी बड़ी चीजें थीं। अनुबंध ने रईसों को उग्रसेन साम्राज्य को धोखा देने से रोका और शैडो गार्जियन के साथ अब से उनकी गतिविधियों पर वासु की नजर रहेगी। अगर कोई भ्रष्टाचार पाया गया तो शैडो गार्जियन वासु को इसकी सूचना देंगे। विकास ने नवनियुक्त विस्काउंट्स को पॉइंट अर्निंग सिस्टम और उसके उपयोग के बारे में भी बताया। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी रैंक विस्काउंट से क्यों शुरू हुई। जब तक किसी रईस के पास पर्याप्त योग्यता अंक होते हैं, वह अपनी रैंक को अर्ल या मार्क्वेस या यहां तक कि अद्विक के रैंक तक अपग्रेड कर सकता है। उन्होंने प्रत्येक उच्च रैंक के साथ आने वाले लाभों के बारे में भी बताया। अंत में 3 घंटे की बैठक के बाद वासु ने सभी को उनके क्षेत्रों में भेज दिया। जाने से पहले उन्होंने प्रत्येक विस्काउंट को 20 तीसरे क्रम के ड्रैगनियन दिए। ड्रैगनियन यह सुनिश्चित करेंगे कि जब तक वे अपनी सेनाएं नहीं बना लेते, तब तक उनके क्षेत्र सुरक्षित रहें। एक बार जब कुलीन अपने दम पर खड़े होने में सक्षम हो जाते हैं, तो ड्रैगनियन वापस लौट आते हैं। जब तक वासु ने अपना काम पूरा किया, तब तक सुबह के 7 बज चुके थे। विस्काउंट लियोन को सिययोन सिटी और एशकोर द्वीप की जिम्मेदारी सौंपकर वासु और अन्य लोग शैडो आइलैंड्स एम्पायर छोड़कर एज्योर सिटी लौट आए। वासु जानता था कि कुछ ही घंटों में इकोनेक्सस साम्राज्य को पता चल जाएगा कि क्या हुआ है और वह उग्रसेन साम्राज्य पर युद्ध की घोषणा करने वाला है। साथ ही जब उग्रसेन साम्राज्य द्वारा एक ही रात में 3 पश्चिमी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की खबर सामने आएगी, तो यह पूरे महाद्वीप में सदमे की लहरें भेजने वाला था। भविष्य में क्या होने वाला है, ये सोचकर ही मैं पहले से ही थका हुआ महसूस कर रहा हूं। वासु ने डाइनिंग टेबल की ओर चलते हुए अपना माथा रगड़ा। नाश्ते का समय हो चुका था, इसलिए अपने बेडरूम में लौटने के बजाय वह नाश्ता करेगा
और इस शांतिपूर्ण समय के खत्म होने से पहले अपने परिवार के साथ बात करेगा। युद्ध शुरू होने के बाद वासु बहुत व्यस्त हो जाएगा। उसे इस युद्ध को भी खत्म करना है या कम से कम 9 दिनों के भीतर इसे रोकना है। वासु को उम्मीद है कि उसे डीप सी पैलेस में ज्यादा समय नहीं बिताना पड़ेगा। आमतौर पर वासु वहां नहीं जाता। कोई भी राजा युद्ध के दौरान अपने राज्य को नहीं छोड़ता, लेकिन उसने लॉरा को अपना वचन दिया था और वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपना वचन तोड़ दे। गुड मॉर्निंग सब लोग। डाइनिंग टेबल पर चलते हुए वासु ने सभी का अभिवादन किया। वहां बुजुर्ग धामा था जो खाना परोस रहा था। विकास लियो के बगल में बैठा था। उसके साथ सेनापति भी मौजूद थे। अवनी, एलिसिया, रिया और लारा भी वहां थे। लारा की नौकरानी लारा के पीछे खड़ी थी। उसने एक मुखौटा पहना हुआ था। लारा का खाना दूसरों से बहुत अलग था। लारा की नौकरानी ने आज अपने लेडी ब्रेकफास्ट को खुद तैयार किया। यह एक खास तरह का ब्रेकफास्ट था जिसे वैम्पायर बहुत पसंद करते हैं। लारा की नौकरानी ने जो खाना बनाया था वह आयरन से भरपूर था। सुप्रभात वासु। शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। अच्छा। वासु ने बैठने से पहले सभी की ओर सिर हिलाया। अन्य दिनों से अलग आज का नाश्ता अलग था। बुजुर्ग धामा ने विशेष रूप से शाही प्रमुख से सभी के लिए फ्लेमिंग चिकन मांस पकाने के लिए कहा था। फ्लेमिंग चिकन एक विशेष चिकन नस्ल थी जिसे फीनिक्स का वंशज कहा जाता है। फ्लेमिंग चिकन वाइवर्न की तरह होते हैं जिनका ड्रैगन से संबंध है। एक औसत फ्लेमिंग चिकन एक सामान्य चिकन से 3 से 4 गुना बड़ा होता है। परिपक्व होने पर फ्लेमिंग चिकन पीक का दूसरा क्रम पावर हाउस बन सकता है। दुर्भाग्य से फ्लेमिंग चिकन की हमलावर शक्ति वास्तव में बहुत कम है। यहां तक कि एक पीक 1 क्रम मानव कल्टीवेटर भी पीक 2 क्रम फ्लेमिंग चिकन के खिलाफ आसानी से जीत जाएगा। विडंबना यह है कि फ्लेमिंग चिकन किसी भी तरह के फ्लेम टाइप अटैक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्हें फ्लेमिंग चिकन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके शरीर से मुदित निकलता है। फ्लेमिंग चिकन का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। खास तौर पर कुलीन वर्ग में फ्लेमिंग चिकन के मांस को एक शानदार व्यंजन माना जाता है। चूंकि फ्लेमिंग चिकन को पकड़ना बेहद मुश्किल है और वे दुनिया के कुछ खास हिस्सों में ही पाए जाते हैं। चलो खाना खाते हैं। वासु के बाद बाकी सभी ने खाना शुरू कर दिया। बुजुर्ग धामा ने विकास के बगल में एक कुर्सी ली और खाना खाने बैठ गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। हालांकि बुजुर्ग धामा आधिकारिक तौर पर वासु का निजी बटलर था, लेकिन सभी जानते थे कि बूढ़ा आदमी वासु का दाहिना हाथ था। बुजुर्ग धामा के पास विकास से भी ज्यादा शक्ति और अधिकार था। इसके अलावा बुजुर्ग धामा यहां सबसे बड़ा था। सभी लोग बूढ़े आदमी का बहुत सम्मान करते थे। क्या तुम्हें लारा की बीमारी के बारे में कुछ पता चला? कल रिया और अवनी लारा को प्रयोगशाला ले गए थे। अवनी ने उदास होकर आह भरी। दुर्भाग्य से मुझे इस तरह की बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता। पूरी रात मैंने कई पुरानी किताबें पढ़ी, लेकिन मुझे सिस्टर लारा की बीमारी से मेल खाने वाली कोई चीज नहीं मिली। मुझे और शोध करने की जरूरत होगी। अवनी को उम्मीद थी कि उसे कुछ ऐसा मिलेगा जो उसकी मदद कर सके, लेकिन उसे लारा की बीमारी से संबंधित कोई भी चीज नहीं मिली। अवनी के पास एकमात्र विकल्प यह था कि वह एक ऐसी गोली बनाए जो लारा की बीमारी को ठीक कर सके। लेकिन गोली बनाने के लिए अवनी को अपनी बीमारी के बारे में और जानना होगा। वासु ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी को प्रोत्साहित किया, चिंता मत करो, अपना समय लो। अवनी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। सिस्टर रिया की मदद से मैं कुछ ही समय में सिस्टर लारा की बीमारी का इलाज ढूंढ पाऊंगी। कम से कम अवनी को तो यही उम्मीद थी। लारा की बीमारी बहुत रहस्यमयी थी। अंदर ही अंदर अवनी जानती थी कि सिस्टर लारा को ठीक करने में सक्षम गोली बनाने में उसे महीनों या सालों भी लग सकते हैं।
लेकिन अवनी ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अवनी को लगा कि वह रिया के सहायक की मदद से इस प्रक्रिया को तेज कर सकती है। धन्यवाद सिस्टर अवनी। कल अवनी रिया और एलिसिया के साथ पूरा दिन बिताने के बाद लारा को इस दुनिया के बारे में कई नई बातें सीखने को मिली। उसने अपने पति और अपनी बहनों के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। मूर्ख लड़की, हमें धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए इलाज ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है। कीमिया की देवी होने के नाते उसका अभिमान उसे अपनी बहन को किसी बीमारी के कारण मरने नहीं देगा। इस तथ्य का जिक्र किए बिना कि अवनी लारा को अपनी असली बहन मानती थी। अगर सोई हुई राजकुमारी उसकी निगरानी में मर जाती तो उसे बहुत दुख होता। सब लोग, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। सबकी नजर वासु पर थी। एक बड़ा युद्ध होने वाला है। इस बार हमारा प्रतिद्वंद्वी इकोनेक्सस साम्राज्य होगा। मौन। वासु के बोलने के बाद पूरा डाइनिंग टेबल गहरी खामोशी में डूब गया। लारा को छोड़कर हर कोई जानता था कि इकोनेक्सस साम्राज्य में कितनी जबरदस्त ताकत है। साम्राज्य के पास सबसे मजबूत सेना थी और साम्राज्य के पास सबसे मजबूत राजनीतिक सहयोगी थे। जब भी इकोनेक्सस साम्राज्य युद्ध में उतरा है तो उसने पूरे ध्रुव आइल महाद्वीप को हिलाकर रख दिया है। इकोनेक्सस साम्राज्य इतना शक्तिशाली है कि इसे ध्रुव आइल महाद्वीप का राजा कहना गलत नहीं होगा। भले ही इकोनेक्सस साम्राज्य उग्रसेन साम्राज्य जितना बड़ा नहीं है, लेकिन इकोनेक्सस साम्राज्य का इतिहास बहुत बड़ा था। जब भी कोई राज्य या साम्राज्य इकोनेक्सस साम्राज्य के बुरे पक्ष में जाने में कामयाब हो जाता तो दुश्मन साम्राज्य पर कई तरह के प्रतिबंध लग जाते। ये प्रतिबंध दुश्मन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को पंगु बना देते। उनका साम्राज्य बाकी महाद्वीप से पूरी तरह अलग थलग पड़ जाता। एक निश्चित साम्राज्य था जिसने इकोनेक्सस साम्राज्य के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। एक महीने के भीतर उस साम्राज्य ने अपना सारा राजनीतिक समर्थन और अपने सहयोगियों को खो दिया। अन्य पड़ोसी साम्राज्यों और राज्यों के साथ निर्यात और आयात पूरी तरह से कट गया। हालांकि साम्राज्य के पास ध्रुव आइल महाद्वीप में मैना पत्थरों का दूसरा सबसे बड़ा भंडार था, लेकिन आर्थिक प्रतिबंधों के कारण किसी भी राज्य या साम्राज्य ने उनसे मैना पत्थर नहीं खरीदे। मामले को बदतर बनाने के लिए अपराधियों और आतंकवादियों को मारने के नाम पर इकोनेक्सस साम्राज्य ने अपने सैनिकों को उस साम्राज्य में भेजा और 10 लाख से अधिक निर्दोष नागरिकों को मार डाला। परिणाम स्वरूप अभी वह साम्राज्य जो कभी गर्व से कहता था कि वह ध्रुव आइल महाद्वीप का 5वां सबसे मजबूत साम्राज्य है, अब ध्रुव आइल महाद्वीप का सबसे कमजोर साम्राज्य माना जाता है। वह साम्राज्य अब एक ऐसी जगह बन गया है जहां दूसरे साम्राज्यों और राज्यों से अपराधी और आतंकवादी आकर रहते थे। यह सभी तरह की अवैध गतिविधियों का केंद्र बन गया था। हर एक दिन उस साम्राज्य में रहने वाले कई निर्दोष नागरिक अपराधियों के हाथों मारे जाते हैं। वह साम्राज्य जो कभी स्वर्ग के रूप में खड़ा था, अब नर्क में बदल गया है। हालांकि इकोनेक्सस साम्राज्य ने सीधे हमला नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने इस साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अपने विचारों को कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।